प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकास खंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था और उस समाज ने क्रांति की शुरुआत कैसे की, और जब क्रांति हो गई तो वहाँ से राजतंत्र का खात्मा अर्थात राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। चलिए हम देखते हैं। सन 1774 की बात है। बूर्बो राजवंश का राजकुमार लुई अगस्त लुई 16वें के नाम से फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, और उस समय जब वह गद्दी पर बैठा उसकी उम्र थी 20 वर्ष। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनत के साथ हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद जब वह खजाने की तरफ गया तो उसने खजाने को खाली पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस बहुत लंबे समय तक युद्धों में लगा रहा और इन युद्धों के कारण उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। इसके अलावा वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। विदेशी मेहमानों का आना जाना, राजशाही शान शौकत, ये सारी चीज़ों ने उस पर और बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की। इस सहायता में फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिबरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि 2 अरब लिबरे का कर्ज उसके ऊपर पहले से था। लिबरे अर्थात वहाँ की मुद्रा। जिस तरह से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से 18वीं शताब्दी में फ्रांस की मुद्रा लिबरे हुआ करती थी, जो 1794 में बंद कर दी गई। जब फ्रांस के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया तो फ्रांस की सरकार को कर्ज देने वाले कर्जदाता जो थे, उन्होंने कहा अब हमको 10% ब्याज चाहिए उस राशि पर, मूलधन पर। इससे स्थिति और विकट हो गई। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में लग गए। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफ़ी हुआ। भाई, अगर खर्च बढ़ गए तो उन खर्चों को कैसे पूरा करें? टैक्स बढ़ाकर ही करना होंगे ना। तो सरकार ने टैक्स बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा दिए, लेकिन यह कदम भी नाकाफ़ी साबित हुए। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। एस्टेट्स मतलब भाग, और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जो जनसाधारण थे वे ही टैक्स पेड करते थे, अर्थात कर अदा करते थे। बाकी के लोग टैक्स नहीं देते थे। इस तरह से फ्रांस का समाज बटा हुआ था, जो इस चित्र में आप लोग देखेंगे कि पहला स्टेट जो था वह पादरी वर्ग का था, दूसरा स्टेट जो था वह कुलीन वर्ग का था, तीसरे स्टेट्स जो है वह 3 भागों में विभाजित था। पहला था व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील इत्यादि। दूसरे में थे किसान और कारीगर, जबकि तीसरे स्टेट्स में थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरे स्टेट में अमीर भी थे और गरीब भी थे। असल क्रांति इस वर्ग के लिए हुई, लेकिन बीच में इस वर्ग ने प्रभुता हासिल कर ली। अंततः सभी को क्रांति में सम्मिलित होना पड़ा और फिर जाकर सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो गए। चलिए हम देखते हैं कैसे हुए। फ्रांस की जो पूरी आबादी थी, उस पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन सारे किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थीं। लगभग 60% किसान ऐसे थे जो कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों की ज़मीन पर खेती करते थे। मतलब ज़मीन किसी और की होती थी और खेती वो किसान करते थे। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट के अमीर लोग, ये लोग खेतों के मालिक थे, और किसान बेचारा उन पर खेती करता और टैक्स भी वही पेड करता था। प्रथम 2 स्टेट जो थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन लोगों को कुछ अधिकार जन्म से प्राप्त थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, अर्थात पादरी वर्ग को
और कुलीन वर्ग को, ऊपर के दोनों स्टेट्स के लोगों को राज्य को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था। उल्टा ये लोग जनता से टैक्स वसूल करते थे, मतलब किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। और किसान जो है वह अपनी स्वामी की सेवा करते, स्वामी के घर खेतों में काम करते, सैन्य सेवाएं देते, सड़कों का निर्माण इत्यादि में सहयोग करने को वे मजबूर थे। अर्थात पहला और दूसरा स्टेट्स केवल खाता और मौज करता और तीसरा स्टेट्स मेहनत करता, मेहनत करने के बाद पैसा कमाता और उस पैसे को टैक्स के रूप में सरकार को भी देता और उसी टैक्स से ये दोनों वर्ग अय्याशियाँ करते। चर्च भी जो है किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूल करता था। वह जो टैक्स था टाइद, वह एक धार्मिक टैक्स था जो कि फसलों का 10% होता था। इन करों के अलावा, टाइद कर के अलावा भी एक कर था टाइल, जो कि प्रत्यक्ष कर था। ऐसे अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे जो आम जनता को देना होते थे। प्रत्यक्ष कर के रूप में नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी टैक्स देना होता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब ये जो फ्रांस की मध्यम वर्गीय जनता थी, ये सारा टैक्स पेड करती, मेहनत करती और फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग उन टैक्स पे अय्याशियाँ करते। अब ये स्थिति लगातार तो रह नहीं सकती थी, जीने के लिए संघर्ष करना ही था। तो हम देखते हैं किस तरह से फ्रांस के लोग इस चीज़ से उभरे। तो फ्रांस की जो जनसंख्या थी सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जब 50 करोड़ जनसंख्या बढ़ी तो अनाज के उत्पादन की मांग भी बढ़ी और उत्पादन की तुलना में जब मांग बढ़ी तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक था। तो इससे क्या हुआ कि मुख्य खाद्य पदार्थ, फ्रांस का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वह था पाव रोटी, और उस पाव रोटी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी उनके मालिक ही तय करते थे। मजदूर को यह हक नहीं था कि वह अपनी मजदूरी स्वयं तय कर सके, लेकिन मजदूरी जो है वह महंगाई की दर के अनुपात में नहीं बढ़ती थी। फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बद से बदतर हो जाती जब फ्रांस में सूखा या ओले पड़ जाते और पैदावार गिर जाती। जब पैदावार कम होती तो फ्रांस में रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में बहुत आम हुआ करते थे। मतलब कभी भी मौसम ख़राब हो जाता था, फसलें अच्छी नहीं आती थी और फ्रांस की जो किसान हैं वो पैदावार कम उपजाते थे, लेकिन राजतंत्र जो है वह टैक्स उतना ही उनसे वसूलता था। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाती थी टैक्स वसूलने में। तब उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। क्या हुआ था, पहले भी टैक्स बढ़ाए जाते थे। अकाल के समय किसान और कामगार पहले भी विद्रोह कर चुके थे, छोटे छोटे विद्रोह वे लोग कर चुके थे, परंतु उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव कर सकें। क्योंकि ना तो उनके पास कोई साधन थे और ना ही ऐसे कोई कार्यक्रम वो लोग लागू कर पा रहे थे जिससे अपनी इस स्थिति से वे उबर सकें। यह जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट्स के उस समूह ने जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे हम कहते हैं मध्य वर्ग। उसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ये सोचा कि आखिर हम कब तक शोषित होते रहेंगे। तो उन्होंने जैसे जैसे समुद्री मार्ग खुले नए नए, उन्होंने समुद्री यात्राएं करना शुरू कर दी और उन यात्राओं से व्यापार करना शुरू किया। जब व्यापार उन्होंने करना शुरू किया तो वे समृद्ध होते गए। शिक्षा हासिल की, शिक्षा से उन्होंने व्यापार करते हुए समृद्धि हासिल कर ली और जब समृद्धि हासिल कर ली तो उनके मन में ये भाव आने लगे कि जो विशेष अधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को प्राप्त हैं ये जन्म से नहीं प्राप्त होना चाहिए, ये योग्यता के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। तीसरे स्टेट में
सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे और यह सभी पढ़े लिखे भी थे। और पढ़े लिखे होने के कारण इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की हैसियत सामाजिक रूप से उसकी योग्यता के आधार पर ही तय होना चाहिए। इसके पहले क्या हो रहा था कि लोगों को उनकी हैसियत जन्म से तय की जा रही थी। इन्होंने कहा योग्यता के आधार पर हैसियत तय होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने राजा के दैवी सिद्धांतों का और निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया और उसने एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार चलाने का प्रस्ताव रखा, जबकि मॉन्तेस्क्यू ने अपनी रचना में कहा कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो गई। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों में, सैलूनों में, बैठकों में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हुआ करती। किताबों पुस्तकों में इन बातों का प्रचार प्रसार किया जाता। लोगों के बीच में जाके अखबार पढ़कर सुनाए जाते ताकि जो अंगूठा छाप अनपढ़ लोग थे वे भी इस बात को समझ सकें। और इसी समय लुई 16वें ने एक घोषणा कर दी कि टैक्स को फिर से बढ़ाया जाएगा। जब टैक्स बढ़ने की बात सुनी तो विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। लेकिन आपको बता दें कि प्राचीन राजतंत्र में जो फ्रांस का सम्राट है वह अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी होती और अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी होती। तो एस्टेट जनरल में तीनों वर्ग के लोग सम्मिलित होते, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तीनों स्टेट्स के लोग इसमें बुलाए गए। पहले स्टेट से 300 प्रतिनिधि, दूसरे स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि आमने सामने बैठ गए और तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उन 300 के पीछे खड़े हो गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे और समझदार लोग कर रहे थे। यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यवस्था थी, आप देखेंगे महल को सजाया। ये स्टेट्स की बैठक जो थी वो इस तरह थी कि यहाँ पर प्रथम स्टेट्स के लोग बैठे, यहाँ पर द्वितीय स्टेट्स के और तृतीय स्टेट्स के लोग इस तरह से खड़े हो गए। यहाँ जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में किसानों का, औरतों का, कारीगरों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। तो उन्होंने हजारों पत्र भेजे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अपनी बात प्रतिनिधि सभा में भिजवा दी। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था और लुई 16वां इस चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि एक स्टेट मतलब एक वोट। जबकि तीसरे वर्ग के लोग क्या कह रहे थे कि नहीं, अब ये ऐसा नहीं होगा। जितने लोग बैठक में शामिल हुए हैं सभी व्यक्ति को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और यही सिद्धांत रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत भी किया था। लेकिन जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मानने से मना कर दिया, तीसरे स्टेट के लोगों ने क्या किया, सभा का बहिष्कार कर दिया और वे बायकॉट करते हुए बाहर चले गए। तीसरे स्टेट में प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और इसीलिए उन्होंने वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठा हो गए और अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और घोषित करके उन्होंने एक शपथ ली, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक ये नेशनल असेंबली काम करती रहेगी, इसे भंग नहीं किया जाएगा। और इस तृतीय स्टेट्स के लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिराव्यो और आबेशिये। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिराव्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, अर्थात द्वितीय स्टेट में, जबकि आबेशिये प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का था। इन्होंने अपने विचारों से, पत्रिकाओं से, पैम्पलेट्स से समाज में जागृति पैदा की कि किसी को भी जन्मना अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में बिजी थी, व्यस्त थी, उसी समय पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलित था और उसी समय कड़ाके की ठंड के कारण जो है फसल मारी गई। फसल जैसे ही खराब होती तो वहाँ का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, पाव रोटी, उसकी कीमत तत्काल बढ़ जाती।
जैसे ही पाव रोटी की कीमत बढ़ती तो बेकरी मालिक जो थे वो उस स्थिति का फ़ायदा उठाने लगते और पाव रोटियों की जमाखोरी करने लगते। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि बेकरी की दुकानों पर घंटों तक इंतजार करती हुई कुछ महिलाओं ने उस पर धावा बोल दिया। महिलाओं को बहुत तेज गुस्सा आ गया कि हम इतनी देर से बेकरी की शॉप पर इंतजार कर रहे हैं और बेकरी मालिक बोल रहा है कि हमारे पास पाव रोटी है ही नहीं है। ऐसे में उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बेकरी मालिकों की पिटाई कर दी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इससे लोगों में गुस्सा हो गया और उन्होंने भीड़ बनाकर बास्तील के किले की तरफ जाना शुरू कर दिया और उन्होंने बास्तील के किले को 14 जुलाई को पहुंचकर ध्वस्त कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस के देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरदारों ने किराया देकर, पैसा देकर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं और ये गिरोह जो है हम किसानों की पकी फसलों को खराब करने के लिए आ रहा है, उनमें आग लगा देंगे, उन्हें मिटा देंगे। इन लुटेरों से बचने के लिए कुदालों, बेलचों के माध्यम से ग्रामीण किलों का निर्माण कर दिया। गांव में किसी की भी एंट्री ना हो, इसके लिए उन्होंने गांव की किलेबंदी कर दी। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। जब ऐसी स्थिति आई कि जब लगान के दस्तावेज जला दिए, कुलीनों के घरों में जो अन्न भंडार थे उनको लूट लिया, तब जो कुलीन लोग थे जिनके खेती किसानी पर कब्जा था वो कर अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत सारे जो जागीरदार थे वे पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले रहे थे। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लुई 16वें को हो गया। उसको ये लगा कि अब मेरे को बात मानना पड़ेगी और उसने ये बात मान ली कि मैं नेशनल असेंबली को मान्यता देता हूँ और अब मैं संविधान के हिसाब से काम करूँगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार छोड़ने पड़े, मजबूरी में छोड़ने पड़े। धार्मिक कर जो टाइट था वह समाप्त कर दिया गया। चर्च ने किसानों की जिन जमीनों पर कब्जा जमाया था उन कब्जों को खत्म कर दिया गया और इससे सरकार को 20 अरब लिबरे की संपत्ति प्राप्त हो गई। और जब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बना लिया तो फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। अब शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति अर्थात राजा के हाथ में ना होकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दी गई और इस तरह से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। इस तरह से फ्रांस में क्या होता था कि वे लोग जो सक्रिय नागरिक थे अपना वोट देकर एक निर्वाचक मंडल चुनते और फिर ये निर्वाचक मंडल अपना वोट देकर नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का चुनाव करते। यह नेशनल असेंबली सम्राट पर नियंत्रण रखती और इसी में से कुछ लोग मंत्री बनाए जाते और कुछ लोगों को न्यायाधीश बनाया जाता। यहाँ पर अभी महिलाओं को और टैक्स नहीं देने वाले लोगों को निष्क्रिय नागरिक माना गया था। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो टैक्स देता था वही वोट दे सकता था। बाकी महिलाओं और नागरिकों को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लागू कर दिया गया और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे कानूनी अधिकार अब लोगों को प्राप्त हो गए थे। लेकिन ये जो सत्ता मिली थी ये सत्ता केवल पादरियों और कुलीनों से छुड़ाकर तृतीय स्टेट्स के अमीरों तक आ गई थी। अभी भी इस सत्ता का लाभ गरीब गुरबों को हासिल नहीं हो पा रहा था और इस वजह से फ्रांस में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे लेकिन उसकी प्रसा के राजा के साथ गुप्त वार्ता जारी रही और फ्रांस के आसपास के जो पड़ोसी राजा थे वे भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और इसीलिए सन 1789 की गर्मियों में उन्होंने ये विचार कर लिया कि हम फ्रांस के राजा लुई की सहायता के लिए सेना भेजेंगे। इस बात की भनक नेशनल असेंबली को लग गई और नेशनल असेंबली ने 1792 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में भाग लेने के लिए हजारों स्वयंसेवक सेना में भर्ती होने लगे और उन्होंने इस युद्ध में यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। जंग जब छेड़ दी तो उनके होठों पर देशभक्ति के तराने होते,
कवि रॉजेट द लायल द्वारा रचित मार्शले उनमें एक था, जो वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बहुत ज़्यादा क्षति कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से पुरुषों को मोर्चे पर चले जाना पड़ा। अब घर की जिम्मेदारियां पूरे तरीके से औरतों के कंधे पर आ चुकी थीं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को अभी जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को सत्ता प्राप्त हुई थी, अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जबकि गरीब गुरबे अभी भी राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। इसलिए लोगों ने अपने राजनीतिक क्लब बना लिए, उन अड्डों पर बैठते और सरकारी नीतियों और उनकी कार्य योजनाओं पर बहस करते। इन बहसों में सबसे ज़्यादा अव्वल था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन नाम जो है वह पेरिस के कॉन्वेंट था, सेंट जैकब उसके नाम पर पड़ा। यह सबसे सक्रिय राजनीतिक क्लब था। महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई, घरों में कामकाज भी करती और राजनीतिक क्लब भी उन्होंने बना रखे थे। जैकोबिन क्लब के जो प्रमुख सदस्य थे वे समाज में कम समृद्धि वर्ग के लोग थे, मतलब जिनको अभी राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं हुए थे, उसी वर्ग के लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, और इनका नेता हुआ करता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर ने क्या किया, ये बोला कि अपनी एक अलग पहचान बनाओ, और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए विशेष पहनावा पहनना आरंभ कर दिया। ये पहनावा था धारीदार फुल पैंट, जबकि पुराने समय के जो कुलीन थे वे एक चोंगे की तरह का धारीदार हाफ पैंट पहना करते थे, जो घुटने के नीचे आया करता था, उसको घुटन्ना कहते थे। और ये जैकोबिन जो थे ये बिना घुटनने वाले कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको सौकुलात कहा गया। सौकुलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाला। हालांकि महिलाओं को अभी इस तरह के कपड़े पहनने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग लाल टोपी भी सर पर पहनते थे। अब 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। इसी कड़ी में 10 अगस्त को सुबह सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर हमला बोल दिया और राजा के जो रक्षक थे उनको मार डाला। खुद राजा को भी पकड़ लिया और कई घंटों तक बंदी बनाए रखे। इसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या किया, शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रपोजल रख दिया। जब शाही परिवार जेल में हो गया तो नए चुनाव कराए गए। अब इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या संपत्ति ना हो, मतदान का अधिकार दे दिया गया। इस नवनिर्वाचित असेंबली को अब कन्वेंशन का नाम दिया गया। मतलब अभी तक नेशनल असेंबली काम कर रही थी, उसकी जगह अब काम करेगी कन्वेंशन। और इस तरह से कन्वेंशन के आते ही 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस एक गणतंत्र घोषित हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र सरकार क्या होती है, वह सरकार जहां पर जनता अपने प्रमुख का चुनाव स्वयं करती है, जबकि राजतंत्र में जनता को यह अधिकार नहीं होते हैं। राजतंत्र में वंशानुगत राजा का बेटा ही राजा बनता है। अब लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी गई और उसकी पत्नी रानी मैरी एंतियोनत की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद शुरू होता है 1793 से 1794 तक आतंक का राज। जैकोबिनों की सरकार बनी। रॉबेस्पियर ने बड़ी सख्त दंड नीति अपनाई। उसने गणतंत्र की स्थापना के लिए जो भी शत्रु थे, कुलीन हो, पादरी हो, कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य हो, जो भी उसकी कार्यशैली से सहमत नहीं होते थे, उनको वह गिरफ्तार कर लेता और जेल में डाल देता, भले उसकी अपनी पार्टी के ही मेंबर क्यों ना हो। इसी को कहा गया आतंक का राज। इसमें क्या होता था कि एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाता जो रॉबेस्पियर की बात नहीं सुनते, और दोषी पाया जाता तो उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काट दिया जाता था। गिलोटिन इस तरह का एक यंत्र होता था जो डॉक्टर गिलोटिन ने तैयार किया था। और रॉबेस्पियर ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग भी उसने स्टार्ट कर दी थी। किसानों को अपना अनाज अब शहर में ले जाकर बेचने के लिए सरकार द्वारा बाध्य किया जाने लगा। कुछ अच्छे काम भी थे और कुछ
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, बहुत ज़्यादा सख्त भी थे। मैदे पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया और जो साबुत गेहूं था उससे बनी रोटी, जिसको समता रोटी नाम दिया गया, उसे खाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब लोग क्या खाएंगे यह भी सरकार ही तय करने लगी। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू किया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवन को बंद करने के बाद उन्हें ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। रॉबेस्पियर की नीति इतनी सख्त थी कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ाकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के पास सत्ता फिर से वापस आ गई। अब इस मध्यम वर्ग ने क्या किया, फिर से संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। इसमें क्या होता था कि परिषद में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका होती थी जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था। जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था से बचने के लिए 5 सदस्यों वाली शासन व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन इसमें उल्टा होने लगा। ये 5 सदस्य आपस में झगड़ते और साथ में विधान परिषद के सदस्यों से भी उनका झगड़ा बना रहता और इसी अस्थिरता के कारण नेपोलियन का उदय हुआ। हालांकि ये सारी चीज़ें चलती रहीं, सत्ता लगातार बदलती रही, लेकिन इन स्वरूपों में परिवर्तन के बावजूद भी स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व जो है वह प्रेरक आदर्श बने रहे। इन्होंने न केवल फ्रांस बल्कि सारे यूरोप को राजनीतिक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, निरंकुश राजतंत्र को खात्मे के लिए प्रेरित किया। और अब बारी है अभ्यास कार्य की, जिसमें इन 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। इन अभ्यास प्रश्नों में आपको बताना है, पहला प्रश्न है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट में विभक्त था। प्रश्न क्रमांक 2, टाइद और टाइल में क्या अंतर है। प्रश्न क्रमांक 3, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्रश्न क्रमांक 4, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इसमें आपको तात्कालिक कारण का भी उल्लेख करना है। और अंतिम और 5वां प्रश्न जो अनुप्रयोगात्मक रूप से है, आपको एक गतिविधि करने को देता है। यदि आपको फ्रांस का संविधान बनाने का अवसर मिला होता तो आप उस संविधान में किन किन बातों का समावेश करते। तो इस तरह से आप लोग इन अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिए और घर पर रहकर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।